फ्रेंड्स, अगर कभी कोई बच्चा आकर आपसे ये कहे कि वो आपका फ्यूचर वाला बच्चा है और आपकी उम्र बहुत ज़्यादा कम है और वो ऐसा कहे आपसे कि वो आपसे मदद मांगने के लिए फ्यूचर से आया है और अगर आपने उसकी मदद नहीं करी तो फ्यूचर में उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? हमारी आज की कहानी कुछ इसी तरीके की होने वाली है, जो कि कल की लड़ाई के ऊपर बेस्ड है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वेब क्रेज में और हमारी आज की मूवी का नाम है टुमारो वॉर। जहां मूवी की शुरुआत होती है कि कई सोल्जर्स आसमान से बिल्डिंग के ऊपर गिरते हैं और आवाज आती है और फिर सीन 28 साल पहले शिफ्ट होता है, जहां डैन नाम का एक आदमी है जो कि एक बायोलॉजी टीचर है और आर्मी रिसर्च टीम में यानी कि आर्मी रिसर्च सेंटर में नौकरी पाना चाहता है। वो एक टेलीफोनिक इंटरव्यू पे होता है और अपने घर लौट रहा होता है, जहां पर क्रिसमस पार्टी चल रही होती है, जहां पर वो जाकर सबसे पहले अपनी पत्नी से मिलता है और डैन के उसके पापा के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं और फिर वो अपना टेलीफोनिक इंटरव्यू कंप्लीट कर रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि रिसर्च टीम में उससे बेहतर और उससे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को हायर कर लिया गया है और उन्हें डैन की जरूरत नहीं है। और डैन बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। वो घर के अंदर आता है और अपनी बेटी के साथ सोफा पर बैठकर अब वो मैच देखने लगता है फुटबॉल का। लेकिन अचानक से फुटबॉल ग्राउंड के बीच में बहुत तेजी की एक रोशनी आती है और रोशनी में से करीब 50 से 40 हथियारबंद सोल्जर्स निकलते हैं। वो बताते हैं कि वो 30 साल आगे यानी कि 2051 से आए होते हैं, वो उनका भविष्य होते हैं और बताते हैं कि धरती पर एलियंस ने जंग छेड़ दी है और 12 महीनों में इंसानी वजूद धरती से खत्म हो जाएगा, तो हमें आपकी मदद चाहिए। और वर्तमान के समय से कई सारे सोल्जर्स को वहां भेजा जाता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। एलियंस से वो लोग हारे होते हैं, तो अब आम नागरिक भी सोल्जर्स के तौर पर वहां पर जाने लगते हैं उनकी मदद करने के लिए। लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा होता। लगातार इंसानों की मौतें हो रही होती है और फ्यूचर में अब इंसानी वजूद धरती पर सिर्फ 5 लाख ही बचा होता है और प्रेजेंट टाइम में भी ज्यादातर लोगों की मौत हो चुकी होती है और जंग की वजह से 12 महीने बीत चुके होते हैं और अब लोग बगावत कर रहे हैं कि जो जंग हमारी है ही नहीं, हम उसे लड़े क्यों। तो वहीं अब डैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में होता है और अब उसे एक इमरजेंसी कॉल मिलता है और उसे आयरन क्वार्टर्स बुलाया जाता है और सारे पेपर वर्क्स किए जाते हैं और डैन को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि उसके साथ क्या होने वाला है। और अब उसके हाथ पर उसकी इजाजत के बावजूद एक बैंड लगा दिया जाता है और डैन को जंग के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है और डैन को बताया जाता है कि वो 7 सालों में मर जाएगा। अब डैन अपनी बीवी से मिलता है, जहां उसकी बीवी नहीं चाहती है कि वो फ्यूचर में लड़ने के लिए जाए, क्योंकि फ्यूचर से लड़कर वापस बहुत कम लोग वापस आते हैं और ज्यादातर की मौतें ही हो जाती। और अब डैन अपने पापा के पास जाता है उस बैंड को अपने हाथों से हटवाने के लिए, लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और डैन के हाथ से वो बैंड नहीं हट पाता है और अब डैन को जंग लड़ने के लिए जाना ही पड़ता है और अपनी बेटी को आखिरी अलविदा कहता है वो। और अब लीडर सबको ड्यूटी के नियम बता रही होती है कि आपको 7 दिनों तक जंग लड़नी है और 7 दिनों के बाद अगर आपका जंग बैंड आपके हाथों पर रहा तो आपको कहीं से भी वापस लाया जाएगा और आपकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। और अब डैन की दोस्ती एक चार्ली नाम के आदमी से भी हो जाती है। वो ही आर फोर्स में होते हैं यानी कि रिसर्च फोर्स में होते हैं और ज्यादातर लोगों की उम्र 40 से ऊपर होती है, क्योंकि भविष्य में वो सब लोग मर चुके होंगे। और फिर आर फोर्स टीम जंग के मायने बताती है कि जंप लिंक यानी कि उनके हाथों पर एक बैंड लगाया गया है जो कि एक जंप लिंक एक ऐसे डिवाइस से लिंक होता है जो कि उन्हें भविष्य में पहुंचाएगा। और जंप लिंक के जरिए एक पुल बनाया गया है जो कि भविष्य और प्रेजेंट के उससे सिर्फ आर या पार जाया जा सकता है। समय सिर्फ एक दिशा में ही बहता रहता है और ये और भी ज्यादा आगे बढ़ता रहेगा। और जंप लिंक को च्युइंगम और वायर से बनाया गया है जो कि एक बहुत नाजुक ढांचा है, जिससे एक ही वर्म होल क्रिएट किया गया है। 6 दिनों के बाद वो व्हाइट स्पाइक्स जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं और उनके विश्राम दिवस को कहा जाता है इस दिन को, जिस वक्त प्रेजेंट से फ्यूचर में सोल्जर्स को बुलाया जाता है और फ्यूचर से सोल्जर्स को प्रेजेंट में वापस भेजा जाता है। फिर अचानक से फ्यूचर से बुलावा आ जाता है क्योंकि रिसर्च लैब पर हमला हुआ है और अब अगले कमरे में सबको इकट्ठा किया जाता है और अब एक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सबको ऊपर की तरफ खींचा जाता है और सब टाइम ट्रैवल करते हैं और मायामी बीच पहुंचते हैं, जहां पर सब बिल्डिंग के ऊपर गिर रहे होते हैं और डैन स्विमिंग पूल पर गिरता है और फ्यूचर की हालत बहुत खराब होती है। जिसके बाद अब कमांड जो होती है वो सबके साथ कांटेक्ट करती है और हाई कमांड बाकी सबको बताती है कि व्हाइट स्पाइक्स ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है और अब पूरे शहर को उड़ाया जा रहा है। और अब डैन को उसका रेस्क्यू मिशन मिल जाता है क्योंकि सिर्फ डैन के पास ही इस चीज का एक्सपीरियंस होता है और अब उसे रिसर्च टीम को बचाना है और डैन अपनी टीम का लीडर बन जाता है। और अब रिसर्च टीम को चारों तरफ से घेर लिया गया होता है, व्हाइट स्पाइक्स होते हैं और डैन और उसकी टीम सावधानी से आगे बढ़ रही होती है और सारे सोल्जर्स की लाशें दिखती है और बस रिसर्च टीम ही अब आगे बची होती है, जहां डैन और उसकी टीम अब 7th फ्लोर की तरफ आगे बढ़ते हैं और बिल्डिंग पे हर जगह स्पाइक्स लगे होते हैं, कुछ डंक जैसी चीज लगी होती है और कमांडर बताती है कि व्हाइट स्पाइक्स जो होते हैं वो दूर से ही खून की महक को सूंघ लेते हैं। और अब डैन को रिसर्च टीम मिल जाती है और वो सब के सब मर चुके होते हैं, वो व्हाइट स्पाइक्स के घोंसले में होते हैं। और अब कमांडर डैन और उसकी टीम को बायोमेडिकल लैब की तरफ जाने को कहती है और लैब से एक हार्ड ड्राइव को और सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए कहती है और जल्द ही गोलाबारी होने वाली है और डैन को अब कुछ नीली शीशों को लाने को कहा जाता है और अब सारे डेटा को और ड्राइव्स को वो लोग कलेक्ट करने लगते हैं। अब बिल्डिंग की एंट्रेंस को भी व्हाइट स्पाइक्स ने घेर लिया होता है, इसलिए वो लोग पिछली सीढ़ियों से निकल रहे होते हैं और अब उन्हें कुछ अजीब सी आवाज आती है और वहाँ एक व्हाइट स्पाइक एलियन होता है और अब डैन की टीम उन पर गोलियां चलाते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं और व्हाइट स्पाइक्स उनका पीछा करते हैं और डैन की जान मुश्किल में पड़ जाती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर डोरियन आता है और उसकी टीम आती है और अब डैन को बचा लिया जाता है और डैन को बताता है कि व्हाइट स्पाइक्स का सबसे ज्यादा कमजोर पार्ट है उनकी गर्दन और उनका पीठ। और अब डैन और उसकी टीम को बचाने के लिए गाड़ियां पहुंच रही होती है क्योंकि 30 मिनट में गोलाबारी शुरू होने वाली होती है और अब डैन की टीम का पीछा करते हुए व्हाइट स्पाइक्स भी आ रहे होते हैं और डैन की मदद करने के लिए जो पहुंच रही होती है गाड़ियां, उन पर भी व्हाइट स्पाइक्स हमला कर देते हैं और डैन की टीम बहादुरी से उनका सामना कर रहे होते हैं और जैसे तैसे बचकर उसकी टीम कुछ लोगों को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। और अब अगले दिन दिखाया जाता है कि डैन की आंखें खुलती है और वो जाकर कर्नल फॉस्टर से मिलता है और अब डैन को पता चलता है कि कर्नल फॉस्टर है वो उसकी खुद की पीटी म्यूरी ही है, यानी कि म्यूरी फॉस्टर। और अब वो हैरान रह जाता है और म्यूरी डैन को बताती है कि अंत नजदीक है और म्यूरी ने एक खास मकसद से फ्यूचर से डैन को बुलाया है।
और म्यूरी बताती है कि मायामी में जिनसे भी मुठभेड़ हुई थी डैन की और उसकी टीम की, वो सारे व्हाइट स्पाइक्स जो थे वो नर थे, और यहाँ पर जहाँ पर म्यूरी और इस वक्त डैन है वहाँ पर मादा भी है, लेकिन वो कम तादाद में होती है और जमीन के नीचे घोंसला बनाती है और नर उनकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और म्यूरी बताती है कि म्यूरी ने एक जहर बनाया है जिससे जब उन्होंने हमला करा था व्हाइट स्पाइक्स के ऊपर तो सारे नर तो मर गए थे, लेकिन मादा जिंदा बच गई थी। और अब म्यूरी ये जानना चाहती है कि वो कैसे मरेगी, और अब मादा को पकड़ने के लिए वो लोग मिशन पर निकलते हैं। अब यही एक आखिरी उम्मीद है कि कोई ऐसा रास्ता मिले जो सबको एक साथ मार दे। और अब म्यूरी और डैन हेलीकॉप्टर में होते हैं, वो लोग मादा को पकड़ने के लिए मिशन पे जा रहे होते हैं। और म्यूरी अब डैन को बताती है कि वो लोग पहले सिर्फ डोमिनियन रिपब्लिक में ही थे, और अब डैन को म्यूरी ये बताती है कि व्हाइट स्पाइक्स जो होते हैं वो बिना किसी सैटेलाइट की रेडार में अचानक से पृथ्वी पर आ गए, और वो पहले रूस को पहले उन्होंने खत्म करा, और फिर 3 सालों में उत्तरी और दक्षिणी और अमेरिका और साथ में ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप से भी उसने इंसानों का खात्मा कर दिया, और ये हर जगह फैल गए। ना इन्हें सरकारें चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना टेक्नोलॉजी चाहिए, और ये सब भूखे हैं और हम इनका खाना है। जहाँ डैन अपनी मौत के बारे में म्यूरी से पूछता है, लेकिन म्यूरी इस बात को टाल देती है, और अब हेलीकॉप्टर व्हाइट स्पाइक्स के घोंसलों के पास पहुंचता है, और मादा व्हाइट स्पाइक्स को पकड़ने के लिए सोल्जर्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सबको बुरी तरह मार रही होती है। और फिर म्यूरी भी मदद करने के लिए मादा को पकड़ने के लिए वहां पर पहुंचती है, जहां मादा की पूंछ बहुत ज्यादा बेकाबू हो रही होती है, जिसमें डंक होते हैं, और वो घोंसले के ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकल कर आ रही होती है, इसलिए घोंसले के मुंह में आग छोड़ी जाती है और वो वापस निकल कर आती है, और म्यूरी उसे गोली मारती है जिससे उसे पिंजरे में डाला जा सके, और मादा और ज्यादा नाराज हो जाती है और म्यूरी की भी जान खतरे में पड़ जाती है। तो डैन उसकी मदद के लिए जाता है, क्योंकि मादा की आवाज पर नर व्हाइट स्पाइक्स भी वहां पहुंचे होते हैं, और डैन अब म्यूरी को बचाने के लिए पहुंचता है और मादा की पूंछ को काबू में करने की कोशिश करता है। और अब डैन एक चालाकी करता है, जहां मादा की पूंछ के डंक को वो उसे ही घोंप देता है, और अब मादा बेचैन हो जाती है और मादा को फाइनली वो लोग पकड़ लेते हैं, जिसके बाद नर नाराज हो जाते हैं और अफरा तफरी मचा देते हैं। और अब म्यूरी और डैन वो लोग गाड़ी लेके निकलते हैं और फिर बीच पे जाकर पहुंच जाते हैं, जहां म्यूरी अब डैन को फ्यूचर में जो डैन करने वाला है उसके बारे में बताती है कि किस तरीके से डैन ने म्यूरी का भरोसा तोड़ दिया, वो उसे छोड़ गया, और उसके 16th बर्थडे पर डैन का एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उस वजह से डैन की मौत हो गई थी। जिसके बाद अब मादा को लेकर भी जो टीम होती है और म्यूरी और डैन जो होते हैं वो डिप्सवेल 9 बहामस की तरफ को पहुंचते हैं। यहाँ उन्होंने मादा को लैब में बेहोश करके पकड़ रखा होता है, और अब डैन म्यूरी की मदद करने के लिए पहुंचता है, और अब म्यूरी को ये जानना है कि जहर से अटैक करने पर भी मादा क्यों नहीं मरी, और अगर जहर बन गया तो वो सबको एक साथ मार सकते हैं। वो लोग सैकड़ों सैंपल लेकर अब हजारों तरीके के जहर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत थोड़ी बहुत ही साथ दे रही होती है, और अगर अगली सुबह तक अगर जहर बन गया तो सबको एक साथ वो लोग खत्म कर सकते हैं, और वो लोग सैकड़ों सैंपल लेकर जहर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अगर किस्मत अच्छी रही तो अगली सुबह तक जहर बन जाएगा और उन्हें थोड़ी सी किरण दिखेगी, लेकिन अगले दिन डैन को जाना होता है, क्योंकि व्हाइट स्पाइक्स के आराम करने का दिन आ रहा होता है, लेकिन डैन को और मदद करनी है। लेकिन म्यूरी से कह रही है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी का काम है, इसलिए आप जाकर आराम कीजिए। और अगले दिन वो आखिरी दिन होता है, और अब म्यूरी काफी ज्यादा कोशिश कर रही होती है, वो बॉन्ड बैठाने की कोशिश करती है, यानी कि एक तरीके से उनके जेनेटिक कोड को क्रैक करने की कोशिश करती है कि किस तरीके से उन्हें खत्म किया जाएगा। और अब उसे 62% का बॉन्ड मिल चुका होता है अगली सुबह में, और अब म्यूरी के पास डैन फिर एक बार आता है, और अगर जहर बन गया तो म्यूरी ये चाहती है कि डैन उसे अपने साथ पास में ले जाए, क्योंकि इस वक्त जहर को अगर म्यूरी बना भी ले तो वो उस अमाउंट में जहर को बना ही नहीं पाएगी जो कि सबको एक साथ खत्म कर सके, क्योंकि इस वक्त धरती पर रिसोर्सेज कम है और काम करने के लिए लोग भी कम है। तो म्यूरी का ये आइडिया है कि अब अगर डैन उसे पास में ले जाएगा अपने साथ तो इस जंग को शुरू होने से पहले ही खत्म किया जा सकता है। तो डैन कहता है कि तुम ये चाहती हो कि मैं अपना भविष्य बचा लूं और तुम्हें यहाँ मरने दो, तो म्यूरी कहती है हाँ। और म्यूरी को ये यकीन होता है और उसके ऊपर पूरा भरोसा होता है कि डैन ही सिर्फ ये काम कर सकता है, और उसी वक्त 100% बॉन्ड वाला जहर बन जाता है, और मादा उसी वक्त चीखने लगती है, उसे होश हो जाता है, और उसकी चीख सुनकर नर व्हाइट स्पाइक्स जो होते हैं वो सुरक्षा घेरा तोड़कर भीतर पहुंच जाते हैं। और अब म्यूरी डैन को पास्ट में भेजने के लिए तैयारी कर रही होती है और उसे पूरी तरीके से उसकी रक्षा कर रही होती है, और म्यूरी और डैन ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग हेलीकॉप्टर से निकल जाएंगे, क्योंकि इस वक्त म्यूरी और उसकी टीम को डैन को, जहर को और खासकर जंपलिंग को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जंपलिंग को कुछ हो गया तो डैन जहर लेकर पास में वापस जा ही नहीं पाएगा। और अब म्यूरी और उसकी पूरी टीम जंपलिंग की और डैन की पूरी सुरक्षा कर रहे होते हैं। वो लोग अब जितने भी व्हाइट स्पाइक्स होते हैं सबको बहुत ज्यादा मुंह तोड़ जवाब दे रहे होते हैं, और डैन और म्यूरी धीरे धीरे करके हेलीकॉप्टर के पीछे जो है वहां पर पहुंच रहे होते हैं, लेकिन डैन और म्यूरी का पीछा वही मादा करती है जिस मादा को डैन ने और म्यूरी ने पकड़ा था। अब डैन और म्यूरी होती है वो मिलकर व्हाइट स्पाइक्स का सामना कर रहे होते हैं, वो कई सारों का तो खात्मा भी कर देते हैं, और दोनों हेलीकॉप्टर के पास जो है पहुंच ही रहे होते हैं कि अब व्हाइट स्पाइक जो मादा वाली वो आकर म्यूरी को डंक मार देती है उसके पैर पे, जिस वजह से म्यूरी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी बहुत ही बुरी तरीके से उसे चोट लग जाती है, और अब डैन उसे एक जगह पर सुरक्षित जगह पर लेकर बैठता है। और अब म्यूरी जो होती है वो डैन से जाने के लिए कहती है कि अब उसी वक्त वहां पर एक व्हाइट स्पाइक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से म्यूरी जमीन पर नीचे गिरने वाली होती है, जहां बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स होते हैं, जहां म्यूरी का हाथ पकड़ लेता है डैन, लेकिन म्यूरी फिर भी फिसल जाती है, और डैन उसे बचाने के लिए उसके पीछे नीचे को कूदता है, लेकिन म्यूरी व्हाइट स्पाइक्स के चुंगल में गिर जाती है, उसी वक्त पोर्टल खुल जाता है और डैन अपने पास्ट में वापस पहुंच जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डैन बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है, क्योंकि वो म्यूरी को बचा नहीं पाया, और अब लकीली डैन के पास वो जहर है, और अब जो फ्यूचर के लोग अभी भी पास्ट में अटक गए होते हैं उनमें से लीडर को वो बताता है कि मैंने जहर बना लिया है, अब तुम लोग जल्द से जल्द फ्यूचर के साथ कनेक्ट करो और वो सारी व्हाइट स्पाइक्स को खत्म करो। लेकिन लीडर अब डैन को एक बुरी खबर देती है कि हम जंग हार चुके हैं और फ्यूचर के साथ अब कोई भी हमारा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जंप लिंक टूट चुका है और हम फ्यूचर में कुछ भी नहीं भेज सकते हैं।
डैन बहुत ही बुरी तरीके से मायूस हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और अब वो अपनी बीवी से मिलता है, जहाँ उससे लौटता है अपनी म्यूरी से मिलता है, यानी कि छोटी वाली म्यूरी से मिलता है। और अब अपनी बीवी से बात करते हुए वो अपनी बीवी को बताता है कि वो फ्यूचर में किस तरीके से म्यूरी से मिला था। उन्होंने साथ में मिलकर एक जहर भी बनाया था और उसकी बीवी अब उसे एक आइडिया देती है कि शायद तुम लोगों को कोई भी ट्रेसेस उनके आने के इसलिए नहीं मिले क्योंकि तुम लोग गलत साल में ये ढूंढ रहे थे कि वो एलियन आएंगे, क्या पता वो थोड़ा जल्दी आए हों। जहाँ अब डैन को एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है और वो सबसे पहले अब डोरियन से जाकर मिलेगा, जिससे अब उसे एलियन का वो नाखून मिलेगा, जहाँ पे वो लोग चार्ली के पास जाएंगे, जहाँ चार्ली के जरिए उन्हें ये पता चलेगा कि उस एलियन के नाखून में चाइनीज ज्वालामुखी के राख है, उसके एशेज है, उसके ट्रेसेस मिले हैं। और अब वो लोग डैन के एक स्टूडेंट मार्टिन के पास पहुंचते हैं, जो कि उन्हें ज्वालामुखी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और अब मार्टिन ही उन्हें बताता है कि एक ऐसा प्राणी जो कि कभी भी उत्तरी रूस से बाहर ही निकला, उसके नाखूनों में राख कैसे आई होगी, और वो मिलेनियम इरप्शन की वजह से हुआ था, क्योंकि चीन और कोरिया की सीमा पर एक ज्वालामुखी था जिसका धमाका इतना जोरदार था कि उसकी राख आधी दुनिया के ऊपर छा गई थी और अभी भी वो राख बर्फ के नीचे कहीं दबी होगी। और अब डैन पूछता है कि क्या हमें ये पता चल सकता है कि वो राख अभी भी रूस में कहाँ गिरी होगी। तो डैन को अब ये पता चलता है कि रशिया के सबसे बड़े ग्लेशियर में 400 मीटर की खुदाई पर वो राख मिली है और वो उतनी ही गहरी है जितनी बर्फ अभी तक 946 सालों में जितनी बर्फ गिरी है। और उन्हें अब ये पता चलता है कि एलियन हजारों सालों तक बर्फ में दबे हुए थे और वो लोग बर्फ की खुदाई करते हुए ऊपर आए थे, ना कि वो लोग खुदाई करते हुए नीचे गए थे, यानी कि वो बहुत सालों पहले ही यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के क्रैश हो जाने की वजह से धरती पर आ चुके थे। उन्होंने खुदाई भी नहीं करी थी बर्फ की, बल्कि 2048 में रूस था, उसका पूरा ग्लेशियर गल गया था, यानी कि सारी बर्फ गल गई थी, इस वजह से वो एलियन वहां से बाहर निकल आए थे। अब डैन और उसकी टीम रूस जाने वाले हैं डैन के पापा जेम्स की मदद को लेकर, क्योंकि सरकारी मदद उन्हें नहीं मिलती है और साथ ही जो रूस है उसने अपने बॉर्डर भी बंद कर दी है। और अब वो लोग चोरी छुपे रूस में घुसेंगे, जहां पर वो लोग जाकर अब जिंदगी की एक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड या फिर बर्फ में दरार या फिर गर्मी की वजह से गली हुई बर्फ। और अब डैन को एक मैग्नेटिक फील्ड महसूस होने वाली है, जहां पर उन लोगों को फाइनली अब एलियन क्राफ्ट का पता मिल जाएगा, जिसके बाद वो लोग एक ब्लास्ट करेंगे, जहां उन्हें अब फाइनली एक दरार मिल जाने वाली है जहां पर एलियंस का स्पेस क्राफ्ट टकराया था। और वो लोग जब अंदर पहुंचेंगे तो वो एलियन क्राफ्ट का वो गेट जो है काटेंगे और फिर अंदर जाएंगे और बाहर पहरा देते हुए नजर आने वाले हैं जेम्स और चार्ली। जहां अंदर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलेगा कि जो लोग उस स्पेस क्राफ्ट में आए हैं असलियत में वो तो वो एलियन है ही नहीं। असलियत में तो उन्होंने जो व्हाइट स्पाइक्स बनाए हैं वो उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे, एक ग्रह को पूरी तरीके से मिटाने के लिए वो लोग हथियार थे। जिसके बाद अब डैन और उसकी जो पूरी टीम होती है वो व्हाइट स्पाइक्स को जहर देने लगते हैं, क्योंकि वो लोग अभी नींद में होते हैं, एक तरीके की बॉम्ब में वो लोग होते हैं। लेकिन उसी वक्त उनमें से कुछ जो व्हाइट स्पाइक्स होते हैं वो जाग जाते हैं और फिर शोर मचाने लगते हैं, जिस वजह से कुछ तो मर जाते हैं लेकिन कुछ वहां से भागने लगते हैं, जहां कुछ बाहर की तरफ को आते हैं। तो अब डैन जेम्स और चार्ली को बताते हैं कि वो लोग कुछ बाहर आ रहे हैं और फिर जेम्स और चार्ली उनका खात्मा कर देते हैं बाहर। और अब डैन और उसकी टीम को इस बात का महसूस होता है कि उन्हें स्पेस क्राफ्ट में ही मारना पड़ेगा, अगर ये सारी धरती पे फैल गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो डैन को डोरियन बाहर जाने के लिए कहता है और वो एलियन का नाखून भी उसे दे देता है और कहता है कि इस पूरे शिप को मैं बॉम्ब से उड़ा दूंगा अगर ये लोग काबू में नहीं आए तो। और डैन को वो लोग बाहर जाने के लिए कह देते हैं, जहां उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि वो लोग अकेले इन सब को नहीं हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट के अंदर की तरफ भी उनकी पूरी बस्ती होती है एलियंस की। और फिर अब डोरियन पूरे स्पेस क्राफ्ट को उड़ा देता है और फिर डैन अब जेम्स और चार्ली के पास जब पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एक व्हाइट कलर का जो व्हाइट स्पाइक्स है यानी कि मादा वाली भाग गई है। जिसके बाद अब जेम्स और चार्ली उसे पकड़ने के लिए उसके पास पहुंचते हैं, जहां अब डैन अब जेम्स के साथ उस मादा को पकड़ने के लिए जब पहुंच रहा होता है तो अब मादा जेम्स के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन जेम्स ने चालाकी करी है। उन्होंने अपनी जैकेट को और अपनी टोपी को अब बर्फ का एक पुतला बनाकर उसके ऊपर रखा होता है, जब मादा उसके ऊपर हमला करती है और दूर से जेम्स उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। और अब जो मादा व्हाइट स्पाइक्स होती है वो गोलियां खाते हुए जेम्स के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है, तो डैन उसी वक्त आइस कार से उसे मारता है और उसके ऊपर गोलियां चलाता है, जहां जेम्स और डैन उस मादा को गोलियों से भून रहे होते हैं, लेकिन वो धुएं में कहीं गुम हो जाती है और अचानक से जेम्स के ऊपर हमला करती है और डैन उसे गोली मारता है। तो वो डैन के पैर में अब डंक मार देती है और उसी डंक से अब डैन उस मादा की आंख के ऊपर हमला करता है और जेम्स भी उस पर वार करता है, जिससे वो मादा की दोनों आंखें खराब हो जाती है। लेकिन वो जो मादा होती है जेम्स को अब दूर पटक देती है और वो बेचैन होने लगती है। और अब डैन उसके हाथ में वो जहर का इंजेक्शन मार देता है, तो अब वो मर रही होती है, लेकिन मादा एक चालाकी करती है कि वो अपना हाथ ही काट कर फेंक देती है और बच जाती है। और फिर डैन की जो जान होती है उसकी मुश्किल में पड़ जाती है, क्योंकि मादा उसके ऊपर हावी होने लगती है। तो जेम्स यानी कि डैन के पापा एक चालाकी भरा एक मूव करते हैं कि वो उसका ध्यान भटकाने के लिए अपना हाथ काट देते हैं और मादा उनकी तरफ बढ़ती होने मारने के लिए। तो डैन उसी वक्त आकर मादा के गले को काट देता है, उसके ऊपर वार करता है और इस बार वो जहर मादा के मुंह में ही इंजेक्ट कर देता है डैन। और अब इस तरह डैन ये जंग होने से पहले ही टाल देता है और मादा मर जाती है और वो घर लौटता है, अपने परिवार से मिलता है और उसका परिवार अब सुरक्षित है। तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख डालिए, इसका सबसे बेस्ट मोमेंट। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल की नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे हम लोग इसी तरीके के नए नए कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आते रहें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अब मुलाकात होगी एक अलग नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू देन।